एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर्स बॉन्ड्स एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स डिबेंचर्स। इसके अगर दो हेडिंग्स हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर हम कंप्लीट कर चुके हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में हमारे पास 3 हेडिंग्स हैं। रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, अगर आप कर्ज़ की वापसी कर रहे हैं किस्तों में। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, अगर आप वापस कर रहे हैं अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके शेयर्स की शक्ल में। या रिडम्पशन इन लम्प सम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि अगर डिबेंचर्स की वापसी हो रही है, सारी इकट्ठी रकम यकमुश्त रकम आप इकट्ठी जमा करवा रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं। तो रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट के आगे आएगा रिडम्पशन ऑफ फिक्स्ड सम ऑफ डिबेंचर, कि आपने फिक्स जो है डिबेंचर्स को सम जमा करके इकट्ठा जमा करवा दिया है। या है रिडम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट, कि आपने कर्ज वापस किया है, अपने ही डिबेंचर्स मार्केट से ख़रीद लिए हैं। तो यहाँ पे जो अब हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास रिडम्पशन ऑफ फिक्स्ड सम ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, कि कर्जे की वापसी जो हो रही है वो आप प्रॉफिट में से कर रहे हैं या आउट ऑफ कैपिटल, या आप सरमाए से दे रहे हैं। अब चूँकि आपने कंपनी ने कर्ज लिया हुआ है तो उसको वापस तो करना है, तो वापस करने के लिए 2 ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ कैपिटल। ये जो 2 मेथड है या इसके बारे में जर्नल एंट्रीज करनी है। हालांकि और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो आगे मैं अभी डिफ़ाइन करूँगा कि आप कर्ज वापस करते हुए कहाँ कहाँ से पैसे वापस कर सकते हैं। तो आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कंपनी ने साल के एंड पे प्रॉफिट गेन किया है, उस प्रॉफिट में से कर्ज की रकम दे दें, या दूसरा कैपिटल में से पैसे अदा कर दें। ठीक है, तो हम लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक है हमारे पास। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मींस डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर होल्डर्स आर लेंडर सो दे मस्ट बी रीपेड। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब ये है कि अपनी लायबिलिटी से इस्तिस्ना हासिल किया जाए, डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर्स, वापस कर दी जाए। डिबेंचर होल्डर्स जो है कंपनी का कर्ज हुआ है, इसलिए उसको वापस रकम अदा की जाए। तो रकम अदा करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। नंबर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम ऑफ रिडम्पशन, कि सबसे पहले कर्ज वापस करने के लिए मुद्दत का तयन करना कि कब कर्ज वापस करना है, किस डेट को हमने कर्ज वापस करना है। नंबर 2 है कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, कि जितना कर्ज आपने वापस करना है उसकी रकम का कैलकुलेशन की जाए, अमाउंट को कंप्यूट किया जाए, जमा किया जाए। नंबर 3 मेरे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिडम्पशन, इस बात का तयन करना कि किन ज़राए से आप इस कर्ज को वापस करेंगे। तो हमारे पास ये मुदर्जा झैल ज़राए हैं जिनके से हम पैसे निकाल के कर्ज की शक्ल में वापस कर सकते हैं। तो नंबर 1 लिखा हुआ है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से पैसे निकालें। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से पैसे निकाल के कर्ज वापस कर दिया जाए। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रोविजन, कि कोई ऐसा अकाउंट क्रिएट कर लिया जाए, प्रोविजन क्रिएट कर ली जाए जिसमें थोड़े पैसे रख कर वक्त के साथ साथ पैसों को इकट्ठा करके जमा करके लमसम इकट्ठी रकम निकाल के आगे वापस कर दी जाए। आगे लिखा हुआ है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स, कि हम कर्ज को वापस कर सकते हैं कि डिबेंचर्स ख़त्म कर दिए जाएं और उनके बदले में हम कंपनी शेयर्स जारी कर दे जाए। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय कन्वर्जन इनटू न्यू शेयर्स, तो ऑप्शन ये भी है कि आप रिडम्पशन का डिबेंचर्स को वापस कर दिए जाएं, कि आप उसके पुराने डिबेंचर्स को वापस करके उनके बदले नए डिबेंचर्स इशू कर दिए जाएं। तो ये हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, जिन कैटेगरीज़ में से हमारे रिलेटेड जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ़िलहाल हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल। तो देखें हमारे पास कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगी। तो सबसे पहले लिखेंगे रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, कि पैसे प्रॉफिट से निकाले हैं और उसके निकालने के बाद हम कर्ज वापस कर देंगे। सिंपल सी बात है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और उस प्रॉफिट से पैसे निकालेंगे और एक रिडम्पशन सिंकिंग फंड में डाल देंगे, एक फ़ंड क्रिएट करेंगे, उस फंड से पैसे निकाल के फिर हम कर्ज की वापसी कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट की जब कंडीशन होगी रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, तो 2 जर्नल एंट्रीज पास होंगी। तो देखिए सबसे पहली जर्नल एंट्री लिखा बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स सेट साइड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कर्ज की वापसी के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पैसे निकालेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका नॉर्मली क्रेडिट होता है, तो जब आप उसे पैसे निकालेंगे तो इसको डेबिट करेंगे। आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में पैसे चले गए हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पैसे निकले हैं और कहाँ चले गए हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में पैसे चले गए हैं, ठीक है। और ये हमने रिडम्पशन का रिजर्व का डिबेंचर रिजर्व रिडम्पशन का अकाउंट बनाया हुआ है। अब यहाँ से पैसे निकाल के हम कर्ज की वापसी कर देंगे। अब आपको याद होना चाहिए कि जब आपने कर्ज लिया तो आपने एंट्री की थी बेसिक एंट्री बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, तो कर्ज वापस करते हुए यही एंट्री रिवर्स कर देंगे, आप एंट्री करेंगे डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो लिखेंगे बीइंग द डिबेंचर्स रिडीम, कि जब आप डिबेंचर्स को वापस करेंगे तो आप जनरल एंट्री करेंगे डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो बस इतनी सी कहानी थी इस चैप्टर के अंदर कि हमने अब कर्ज की वापसी करनी है तो एंट्री उलट देंगे, ठीक है। ये था हमारे पास रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट की 2 जनरल एंट्री हो रही हैं और आगे हमारे पास है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। तो जब आप सरमाए से पैसे निकालेंगे तो डायरेक्ट आप जनरल एंट्री पास करेंगे कर्ज की वापसी की, तो वो हमारे पास कर्ज की वापसी की रकम हो जाएगी, डायरेक्ट एंट्री होगी बीइंग द डिबेंचर्स रिडीम डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक हो गया, डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यानी कि दूसरी जनरल एंट्री होगी। इसका मतलब ये हुआ आउट ऑफ प्रॉफिट में से जब पैसे निकालेंगे कर्ज वापस करने के लिए तो 2 जनरल एंट्री होंगी, और जब आप आउट ऑफ कैपिटल करेंगे तो आपकी डायरेक्ट एक एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्या आपने डिबेंचर के ऊपर जो है इंटरेस्ट देना है। अब इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है तो आप एंट्री करेंगे बीइंग द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ड्यू, जब आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू हो जाएगा तो जनरल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा। ये तब है जब आपका कर्ज आउटस्टैंडिंग हो गया, आपने अदा अभी वाजिबुल अदा है। अगर आपने उसको अदा कर दिया है बीइंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जब आप अदायगी करेंगे तो फिर आप एंट्री करेंगे, यही जो पहली एंट्री है इससे आगे एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक, जब आप वो जो वाजिबुल अदा इंटरेस्ट था वो आप बैंक के जरिए पे कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 जनरल एंट्री की आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, जो कि तीसरी एंट्री है कि जब आप डायरेक्ट ही इंटरेस्ट आपका कर हुआ है और आपने उसको साथ ही पे कर दिया, तो आप लिखेंगे बीइंग द इंटरेस्ट ऑन इज ड्यू एंड पेड ऑन द सेम डेट, तो फिर एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। पहली 2 जनरल एंट्री में आप देखें, पहली 2 जनरल एंट्री में आप दोबारा देखें कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्रेडिट है और दूसरी एंट्री में इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग डिबेंचर डेबिट है। ये क्रेडिट और डेबिट आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो पीछे जनरल एंट्री बचेगी आपकी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यही मैंने थर्ड एंट्री बना दी है बीइंग द इंटरेस्ट इज ड्यू एंड पेड ऑन द सेम डेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये हमारे पास यहाँ तक जो है ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर्स बॉन्ड्स एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स डिबेंचर्स, 2 हेडिंग है इसकी, इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर और दूसरा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हम पढ़ रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और इसके आगे है रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट और रिडम्पशन बाय कन्वर्जन और रिडम्पशन इन लम सम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड। अब जो टॉपिक हमारे पास चल रहा है वो है रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, रिडम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड सम ऑफ डिबेंचर्स, कि इकट्ठे ही आपने डिबेंचर्स की वापसी कर दी है, या रिडम्पशन बाय ओपन परचेज इन ओपन मार्केट, या आपने ओपन मार्केट से डिबेंचर्स को ख़रीद कर आपने उसकी वापसी कर ली है, ठीक है। तो इसके आगे हमारे पास जो अब पढ़ रहे हैं वो हमारे पढ़ रहे हैं रिडम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट। सबसे अहम और टिपिकल जो है टॉपिक वो ये है कि आपने डिबेंचर्स को वापस करने हैं, अपने ही डिबेंचर्स जो हैं वो कंपनी से ओपन मार्केट से ख़रीद लेने हैं। तो 2 ही ऑप्शन हैं, या आप उसको कैंसिल कर देंगे डिबेंचर्स को, या आगे आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे। होगा क्या, कंपनी अपना ही डिबेंचर्स मार्केट से ख़रीदेगी खुद और ख़रीद कर कैंसलेशन कर देगी। कैंसिल का मतलब है डिबेंचर को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फाड़ देगी, ख़त्म कर देगी बिल्कुल, कि उसका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, कि लोगों को कर्ज की रकम वापस करेगी और उनसे जो एक्नॉलेजमेंट डेट का आपने डिबेंचर्स का सर्टिफिकेट दिया था वो वापस लेकर उसको कैंसिल कर देगी। तो फार कैंसलेशन का मतलब ये हुआ कि डिबेंचर्स को ख़त्म कर देगी, फाड़ देगी, या उसके सर्टिफिकेट का वजूद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कि कर्ज़ लिया था अब वो कर्ज़ वापस कर दिया और सर्टिफिकेट वापस ले लिए हैं,
ठीक है। ओपन मार्केट का मतलब ये है कि स्टॉक एक्सचेंज से या पब्लिक से या आवाम से डायरेक्ट, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास है कि वही डिबेंचर्स आप पब्लिक से लेकर ओपन मार्केट से लेकर एज ए इन्वेस्टमेंट आगे इन्वेस्ट कर देगी, ठीक है, कि किसी और पब्लिक को या किसी और कंपनी को, किसी और फर्द को वही कर्ज का सर्टिफिकेट एज ए इन्वेस्टमेंट आगे इशू कर देगी, ठीक हो गया। तो ये हमारा टॉपिक है। तो एज इन्वेस्टमेंट के आगे आएगा कैंसलेशन आफ्टर सम पीरियड, कि कुछ वक्त अभी गुजरा है, पूरा आपका मुआहदा कंप्लीट नहीं हुआ कर्जे के वापसी का, वक्त अभी 1 महीना 2 महीने 6 माह 7 माह 12 माह गुजरे हैं, तो आपने अपने डिबेंचर्स को कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया, या क्या कर दिया है, री इशूड फॉर सम पीरियड, कि आगे मजीद हम कुछ वक्त के लिए दोबारा इशू कर दिया डिबेंचर्स को। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो हमारे पास आ गया है। सबसे पहले आ जाएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेज इन द ओपन मार्केट, कि कर्ज की वापसी कर दी है, ओपन मार्केट से आपने कर्ज का सर्टिफिकेट ख़रीद लिया है और उसको वापस करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज जो हमारे पास होंगे हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर कैंसलेशन व्हेन प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि जब आपको कर्ज का वापस करेंगे और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट होगा। मिसाल के तौर पे अब आपको याद होगा कि आपने जर्नल एंट्री बेसिक की थी बैंक टू डिबेंचर अकाउंट, अब आप वापस कर रहे हैं कर्ज, तो आप एंट्री करेंगे डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अगर आपको डिबेंचर्स को वापस करते हुए प्रॉफिट हुआ है तो हम जो है प्रॉफिट को ऊपर इंटरेस्ट को, तो अब जब आपको डिबेंचर आप वापस कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट बनता है तो उस इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। और अब आप देखेंगे डेबिट और क्रेडिट के फ़र्क को देखेंगे कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, उसमें फ़र्क, तो उस फ़र्क के लिए हम लिखेंगे प्रॉफिट होगा, अगर क्रेडिट में होगा द प्रॉफिट ऑन द इशू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कि डिबेंचर्स को वापस किया और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा वैन लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, अगर आपको इन डिबेंचर वापस करते हुए लॉस हुआ है तो उस वक्त हम लिखेंगे कि उस वक्त के ऊपर कितना इंटरेस्ट बनता था, उस इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, और इसके बाद हम डेबिट और क्रेडिट का फ़र्क देखेंगे। अगर डेबिट में रकम कम है तो आपका वो लॉस कंसीडर होगा, तो हम लिखेंगे लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि आपको डिबेंचर वापस करते हुए लॉस हो गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास था फॉर कैंसलेशन के वक्त, अगर डिबेंचर को वापस करते हुए रिडम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट फॉर कैंसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिबेंचर पे प्रॉफिट होगा तो जर्नल एंट्री होगी, अगर लॉस हुआ है तो उसकी जर्नल एंट्री ये होगी। इस दोनों जर्नल एंट्रीज को आपने याद कर लेना, आगे क्वेश्चन में इसको पुट करेंगे। अब हम देख रहे हैं ऑन डिबेंचर का टॉपिक है, ठीक है, कि कंपनी ने अपना ही डिबेंचर मार्केट से ख़रीद लिया है, ठीक हो गया। तो ऑन डिबेंचर की कंडीशन में हम लिखेंगे एज इन्वेस्टमेंट, टॉपिक का नाम है कि अपना ही डिबेंचर कंपनी ने ओपन मार्केट से ख़रीद लिया है। जब कंपनी अपना डिबेंचर ख़रीदेगी तो कंपनी को उस डिबेंचर पर इंटरेस्ट देने की बजाय वो इंटरेस्ट वसूल हो जाएगा, वही ये फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिखा हुआ एज इन्वेस्टमेंट, हम लिखेंगे ऑप्शन एज इन्वेस्टमेंट के आगे 2 हैं, कैंसलेशन आफ्टर सम पीरियड, तो हम इसको पढ़ रहे हैं। देखें व्हेन ऑन डिबेंचर परचेज एज इन्वेस्टमेंट, जब अपना डिबेंचर कंपनी खरीदेगी तो एंट्री होगी ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ऑन डिबेंचर आपका एसेट कंसीडर होगा, डेबिट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी ने अपना डिबेंचर खरीद लिया है, अब इस खरीदे हुए डिबेंचर के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लिखेंगे व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ड्यू, जब अपने ही बैंक का डिबेंचर का इंटरेस्ट बकाया होगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। फिर हम लिखेंगे व्हेन ऑन डिबेंचर्स आर कैंसल, जब अपने डिबेंचर जो खरीदे वो कैंसिल करेंगे तो हम लिखेंगे डिबेंचर अकाउंट टू ऑन डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें पहली जर्नल एंट्री वो लिखे हुए ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक, अपना ही डिबेंचर हमने कंपनी ने ख़रीदा है तो अब इसको ख़त्म करने के लिए इस डेबिट को क्रेडिट कर रही है, तो लिख रही है डिबेंचर अकाउंट टू ऑन डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा हम देखेंगे एज इन्वेस्टमेंट, लेकिन है री इशूड फॉर सम पीरियड, दोबारा इशू करेंगे डिबेंचर अपने खरीदे हुए, आगे तो हम जनरल एंट्री करेंगे व्हेन डिबेंचर्स परचेज एज इन्वेस्टमेंट, सेम एंट्री होगी ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो साथ इसके इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट,
और फ़र्क देख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे व्हेन ऑन डिबेंचर इज़ री इशूड, अपना डिबेंचर जब आगे दोबारा इशू करेगी तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट टू ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो अगर आपको लॉस हुआ तो लिखेंगे लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो फिर आप प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लॉस और प्रॉफिट को दोनों को इकट्ठा ही लिख दिया है। यहाँ इन दोनों में से एक चीज़ डेबिट होनी है, या आपका लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा या आपका प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये एंट्री आपके पास होगी, तो अब आपने इन 3 स्टेप्स में फॉर कैंसलेशन में 2 जनरल एंट्रीज को याद कर लेना है, और इन्वेस्टमेंट में आपके पास 2 कंडीशन है। कैंसलेशन फॉर सम पीरियड, अगर कैंसिल कर दिए तो फिर 3 एंट्री होंगी, अगर आगे मजीद री इशू कर दिए तो उसकी 2 जनरल एंट्रीज होंगी। इनको आपने याद कर लेना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन अच्छी तरह हल हो सके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर्स, बाउंड्स एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट डिबेंचर्स। टॉपिक हमारा चल रहा है इश्यूज ऑफ डिबेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंदर हम लिखेंगे रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन और रिडम्पशन इन लम सम, ठीक है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड। तो असल बेसिकली अब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रिडम्पशन इन लम सम, कि आपने कर्जे की वापसी इकट्ठी यकमुश्त कर दिया है। पीछे हमने जो पढ़ा है वो किस्तों में की है, कभी जब टाइम जैसे मुआहदा कंप्लीट होता गया कर्ज वापस करते गए। यहाँ पे हमने अगर 5 साल के कर्ज लिया है तो हम 5 साल बाद इकट्ठी ही लमसम अमाउंट पे कर देंगे। अब लमसम अमाउंट 5 साल बाद पे करने के लिए कोई ना कोई प्लान तो हमने बनाना पड़ेगा, ताकि हमें जो है कंपनी को वक्त के साथ साथ हर साल कुछ ना कुछ रकम साइड ऑफ करते रहें, साइड पे रखते रहें, ताकि वो जब 5 साल मुकम्मल हो तो वही रकम उठाकर हम कर्ज वखा को कर वापस कर दी जाए। तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं, रिडम्पशन सिंकिंग फंड मेथड, कि आप एक सिंकिंग फंड बनाएंगे, इसका नाम होगा रिडम्पशन सिंकिंग फंड मेथड, ठीक है। इस फंड के अंदर क्या होगा कि हर माह, हर साल, हर प्लान के मुताबिक जब आपको लगे कि आपने उसमें रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं, साइड पे रख सकते हैं, तो आप पैसे साइड पे रखते जाएं, और उस सिंकिंग फंड को जब 5 साल मुकम्मल हो जाएं इसमें से पैसे निकाल कर कर्ज की वापसी कर दी जाए। या दूसरा मेथड हमारे पास है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, कि आप जो है वो अपने ही कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीद लें 5 साल वाली। 5 साल के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी की किस्तें अदा करते जाएँ, और 5 साल के बाद जो इंश्योरेंस पॉलिसी से हमें रकम मिलेगी वही रकम हम उठा के कर्ज की वापसी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली पढ़ रहे हैं सिंकिंग फंड, रिडम्पशन सिंकिंग फंड। लिखा हुआ है द अमाउंट टू बी अप्रोप्रिएटेड एवरी ईयर फॉर द क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड पर्पस कैन बी असर्टन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेक्निक, कि वो रकम जो हम हर साल सिंकिंग फंड अकाउंट में अक्यूमुलेट करेंगे, जमा करेंगे, उसके लिए ये 3 हमारे पास टेक्निक्स दी हुई हैं। तो पहली टेक्निक में लिखा हुआ है डिबेंचर्स सिंकिंग फंड मेथड, ठीक है, कि आप डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट बना लें और उस फंड में पैसे थोड़े थोड़े करके रखते जाएं। दूसरा हमारे पास जो है सिंकिंग फंड के मेथड के अंदर आएगा सिंकिंग फंड टेबल, कि एक टेबल दिया होगा कि अगर आप सिंकिंग फंड अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं, 1% इंटरेस्ट है, 2%, 3%, जितने इंटरेस्ट पे आप उस की पॉलिसी आपने ख़रीदी उस टेबल के ज़रिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करके अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और पैसे भी एट द एंड ऑफ पीरियड मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे पास आगे लिखा हुआ है एन्युटी टेबल बनाया जा सकता है। एन्युटी मेथड का मतलब ये है कि आपने फिक्स्ड टाइम के लिए फिक्स्ड रकम, सिंगुलर रेगुलर रकम जो है वो आप किसी अकाउंट में जमा करवा रहे हैं और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। और तीसरा मेथड है मैथमेटिकल फार्मूला, ये हमें एक फार्मूला दिया गया है, ठीक है, P इज़ इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R। प्री से मुराद है आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू, A से मुराद यहाँ पे है अमाउंट, रेगुलर अमाउंट, और R से मुराद है रेट ऑफ इंटरेस्ट, n से मुराद है नंबर ऑफ ईयर्स। इस फार्मूले के तहत आप अपनी कोई पॉलिसी ख़रीदेंगे बैंक से या किसी इदारे से जिसके अंदर आप फंड में रकम जमा करवाते जाएंगे। मिसाल के तौर पे 5 साल का आपका 5 साल का कर्ज़ था और 5 साल के कर्ज़ के लिए आपने एक पॉलिसी बनाए ख़रीदी है कि उसमें आप रेगुलर अमाउंट जमा करवाते जाएंगे, 5 साल बाद आपको वो रकम भी मिल जाएगी और साथ ही इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। वो रकम जो आपको मिलेगी वो आप वहाँ से निकाल के अपने कर्ज़े की वापसी कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है वो देखेंगे
कि सिंकिंग फंड में जो एंट्री होगी हमारे लिखें बीइंग द इशू ऑफ डिबेंचर, जब आपने डिबेंचर इशू किए इब्तदा के वक्त यानी कि ज़ीरो टाइम पे शुरू में तो आपकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। अब आपने सिंकिंग फंड की पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं तो लिखेंगे बीइंग अमाउंट असेट फॉर इन्वेस्टमेंट, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के मकसद के लिए आपने पैसे साइड पे रखे तो पैसे आप निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट में पैसे चले गए हैं। ठीक है, ये आपको पहले भी मैंने बताया है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो उससे पैसे निकल रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं वो क्रेडिट अकाउंट हो रहा है, डिबेंचर सिंकिंग फंड में पैसे जमा हो रहे हैं। पहले साल जमा हुए, दूसरे साल जमा हुए, तीसरे साल जमा हुए, चौथे साल और 5 साल के बाद आपको वो लमसम अमाउंट वापस मिल जाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है बीइंग अमाउंट सेट असाइड इन्वेस्टेड, जो रकम आपने इन्वेस्ट की हुई थी, ठीक है, वो रकम आपने उसकी किस्तें देते रहे हैं। ठीक है, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट एसेट के तौर पे आ रहा है और आपकी उसकी पेमेंटें करते जा रहे हैं। वो जो पॉलिसी आपने सिंकिंग फंड के तहत ख़रीदी हुई है उसकी ये पेमेंटें हो रही हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पैसे निकाल के उधर आप उस सिंकिंग फंड में पैसे डाल रहे हैं। ठीक है, अगर क्या बीइंग द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, जो आपको इंटरेस्ट मिला है उस सिंकिंग फंड अकाउंट के ऊपर वो आपकी उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे बीइंग द इन्वेस्टमेंट सोल्ड, वो जो सिंकिंग फंड की इन्वेस्टमेंट थी वो आपने सेल कर दिया है, उससे पैसे आपको वसूल हुए 5 साल बाद, एंट्री की है बैंक अकाउंट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इन पैसों से आपने अपने 5 साल के कर्ज की वैल्यू मुद्दत का कर्ज की उधार को या रकम को वापस कर दिया है। ठीक है, बीइंग द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अब आपने क्या किया, वो जो पैसे आपको मिले हैं तो आपने डिबेंचर अकाउंट को टू बैंक अकाउंट एंट्री करके कर्ज वापस कर दिया है। यहाँ पे आप देखें पहली जनरल एंट्री हुई है बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट और दूसरी हुई है डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बेसिकली पहली एंट्री में आपने कर्ज लिया था, दूसरी एंट्री में आपने तीसरी चौथी और 5वीं एंट्री में जो आपने प्रोसीजर को पूरा किया सिंकिंग फंड अकाउंट का और उसके बाद आपने उस कर्ज को वापस कर दिया और कर्ज को वापस करते हुए आपने जनरल एंट्री की है बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं हम बीइंग द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट, वो जो बैलेंस बाकी बचेगा वो आपने जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। यहाँ तक आपका पूरा प्रोसीजर मुकम्मल हो गया। इन जनरल एंट्रीज़ को आपने याद कर लेना है और आपका डिबेंचर सिंकिंग फंड वाले क्वेश्चन इस मेथड के तहत सॉल्व हो जाएंगे। एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर्स बाउंड्स एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर में आपके पास है इशू ऑफ डिबेंचर्स है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है और हम पढ़ रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, रिडम्पशन इन लमसम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। ये हमारा टॉपिक है कि हम लमसम इकट्ठी अमाउंट जो है वो रिडम्पशन की वापस कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शन थे और पहला ऑप्शन डिबेंचर सिंकिंग फंड हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरा हमारे पास है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, तो अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड के तहत होगा। तो नंबर 2 पे आएगी इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में क्या होगा कि कंपनी डिबेंचर इशू करके कर्ज के सर्टिफिकेट इशू करके कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की एक पॉलिसी ख़रीद लेगी इंश्योरेंस वालों से, जिसमें कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की किस्तें अदा करती जाएगी। उन किस्तों से एट द एंड ऑफ रिक्वायर्ड टाइम पे पैसे वापस आ जाएंगे और कुछ हम कर्ज की रकम वापस कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ए अमाउंट नेसेसिटी टू रिडीम, इंश्योरेंस पॉलिसी की वो रकम जितनी हमें वापस करने की ज़रूरत है, द डिबेंचर इज़ टेकन ओवर बाय द मैनेजमेंट, उतने डिबेंचर इशू कर देगी। अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द प्रीमियम इज़ पेड एवरी ईयर टू द इंश्योरेंस पॉलिसी, फिक्स्ड रकम जो है वो प्रीमियम की शक्ल में इंश्योरेंस पॉलिसी वालों को हम देते रहेंगे। विच द टर्न्स एग्री टू पे द नेसेसरी अमाउंट ऑफ द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, और जिस रकम से वो उसके डिबेंचर्स की वापसी हो जाएगी। द प्रीमियम इज़ पेड एट द कमेंसमेंट ऑफ ईयर, कि प्रीमियम की किस साल के शुरू में दी जाएगी। नो इंटरेस्ट रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पॉलिसी, और पॉलिसी के दौरान कोई हमें इंटरेस्ट वसूल नहीं होगा। ये जो सारी रकम हमें इंश्योरेंस प्रीमियम की जो हम अदा कर रहे हैं पॉलिसी पे और इंटरेस्ट की इकट्ठी रकम एट द एंड ऑफ दी पॉलिसी मिल जाएगी। ठीक है, तो कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होएंगी वो लिखा हुआ है बीइंग द परचेज ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम, कि जो हम इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदेंगे
प्रीमियम सालाने किसके साथ वो एंट्री हो जाएगी, इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये हमने पॉलिसी ख़रीद ली है और इस पॉलिसी पे आगे लिखा हुआ है बीइंग अमाउंट सेट साइड फॉर इन्वेस्टेड। जो रकम पॉलिसी के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस से निकालेंगे वो हमारे पास एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। ये वैसे ही एंट्री हुई है जिस तरह आपके पास डिबेंचर सिंकिंग फंड में एंट्री होगी कि पैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल लेंगे। और अब पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, लिखा बीइंग द रियलाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी वालों से जो पैसे एट द एंड ऑफ द पॉलिसी वो रिलीज़ होंगे वो होंगे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंश्योरेंस पॉलिसी, क्रेडिट हो जाएगा टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। ठीक है, तो जो आपने पॉलिसी ख़रीदी थी, जो पहली एंट्री की थी, उसी एंट्री को रिवर्स किया हुआ है। ठीक है, और साथ रिडम्पशन रिजर्व में पैसे चले गए हैं। आगे लिखा है इट मे बी नोटेड दैट द अमाउंट रिसीव्ड अंडर द पॉलिसी विल बी एक्सेस ऑफ प्रीमियम पेड। ये भी हमें मालूम होगा कि जो हमने किस्तें अदा की हैं उससे ज़्यादा रकम हमें अब मिल गई है। ठीक है, प्रीमियम की किस्तें प्लस इंटरेस्ट की रकम हमें वापस मिल गई है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड इट विल बी ट्रांसफर टू द डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। ये डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जनरल एंट्री होगी बीइंग द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को वापस करने के लिए बैंक टू डिबेंचर एंट्री हो जाएगी और बीइंग द डिबेंचर रिडम्पशन फंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और ट्रांसफ़र कर देंगे रिडम्पशन रिजर्व से पैसे निकाल के जनरल रिजर्व में, तो लिखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो ये हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पे अब हमारे पास चैप्टर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है और मैंने अब आगे पूरे चैप्टर की जो डिस्कशन की है इस वीडियो के अंदर उसका पूरा कैटेगरीज के हवाले से एक स्केच आपके सामने रख दिया है। तो इस स्केच को आप अच्छी तरह याद करें, इन जनरल एंट्रीज़ को अच्छी तरह याद करें और याद करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के तमाम क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर की समझ आई होगी और नेक्स्ट आपकी मेरे साथ मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जल्दी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।